हेलो। ये है सॉल्यूशन का पार्ट सेकंड। किसका? सॉल्यूशन का पार्ट सेकंड है ना। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, है ना। देखो, सॉल्यूशन जब स्टार्ट किया था अपन ने, तो शुरू में अपन ने विलयन के बारे में पढ़ा, फिर वाष्प दाब पढ़ाया मैंने। वाष्प दाब क्या होता है? वो वाष्प दाब होता है वाष्प दाब होता है द्रव और वाष्प के बीच जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। द्रव और वाष्प के बीच जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, तो उसकी जब द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है ना। और वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब उसका अपन ने किस पर निर्भर करता है? वो सिर्फ निर्भर करता है द्रव की प्रकृति पर और ताप पर, है ना। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, है ना। पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता, द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अब देखते हैं अपन कि वाष्प दाब है, जो अपन ने बता दिया कि इंटेंसिव गुणधर्म है, मतलब सघन गुणधर्म है, अर्थात मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, क्योंकि यह पात्र की मात्रा, द्रव की मात्रा इन पर निर्भर नहीं करता, है ना। संघनन मतलब संघनन तथा वाष्पीकरण दोनों पृष्ठीय परिघटनाएं, परंतु वाष्प दाब पृष्ठीय परिघटना नहीं है। संघनन होना, वाष्प दाब और वाष्पीकरण होना दोनों पृष्ठीय परिघटनाएं। कैसे? कि जो संघनन होता है वो भी दीवार की सतह जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उसी को संघनन होगा, और वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना जगह होगी। लेकिन जो वाष्प दाब है वो पृष्ठीय परिघटना नहीं है ना। अपन ने वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव भी देख लिया था, जहाँ अपन ने एक समीकरण निकाला था, जिसे अपन ln P बराबर माइनस डेल्टा RH नॉट अपॉन RT प्लस C कहते थे, है ना। C कहते थे। ये समीकरण निकाला अपन ने, और ये जो समीकरण है ये क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है। इसमें ये कांस्टेंट है और ताप में चेंज होता है। फिर अपन ने ln P1 और RT1 P1 T1 और P2 T2 करके नहीं, और दो में से एक समीकरण को घटा के नहीं, अपन ने एक नया समीकरण निकाला, जिसे अपन ने ln P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा RH नॉट अपॉन T2 माइनस T1 बटे T1 T2 ये समीकरण निकाला। ये क्या है? ताप का प्रभाव बता रहा है कि जहाँ मतलब डेल्टा RH नॉट अगर पॉजिटिव है तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, और नेगेटिव है तो ताप घटाने पर वाष्प दाब घटेगा। इस तरह अपन ने निकाला। अब देखो, अपन ने क्या किया था कि अपन ने देखा था कि ये वाला समीकरण लेते हैं अपन, है ना। ये वाला जो समीकरण है, अब ग्राफ देखते हैं अपन इसका। क्या देखते हैं? ग्राफ। अब देखो, ग्राफ देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो समीकरण है कौन सा? ln P बराबर माइनस डेल्टा RH नॉट अपॉन RT प्लस C। अब इसको देखते हैं। y बराबर mx प्लस c से y बराबर mx प्लस c से c, तो c हो गया, y ये है ही अपने पास, x क्या है? अब देखो, अब अपन इसमें से क्या x ले? देखो, m क्या होती है? ये स्लोप होती है m, लेकिन x क्या होता है? चेंजेबल होता है। x एक अचर राशि है, चेंज होती है ना। ऐसे ही तो लिखते थे अपन। देखो 3y बराबर 3x प्लस 4, तो इसमें y बराबर mx प्लस c लेते थे। अगर ये स्क्वायर में है तो x स्क्वायर में होता था, ये क्यूब में है तो क्यूब में होता था। m क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट राशि, तो इसमें से कांस्टेंट क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है। एक रिएक्शन के लिए डेल्टा RH नॉट फिक्स होती है,
एक रिएक्शन के लिए, है ना। तो ये कांस्टेंट है, तो वाई ये एम हो गया, ये एक्स हो गया। तो अपन ये इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, देखो ये ढाल है जो नेगेटिव आ रही है, स्लोप है जो क्या है इसमें नेगेटिव है। अब देखो स्लोप नेगेटिव है तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, है ना। ये क्या है, ये है ना जो ये अंतःखंड है, ये अंतःखंड सी है, ये क्या है सी, और ये क्या है, ये लेवल है एल एन पी का, ये लेवल है टी का, 1/t का, क्योंकि 1/t में है ना एक्स, 1/t में। और ये जो ये है ये स्लोप, ये क्या है, ये है स्लोप है टेन थीटा बराबर है माइनस डेल्टा आर एच नॉट अपॉन आर। एक्स बराबर क्या है 1/t, वाई बराबर क्या है एल एन पी। इतना मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब देखो इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अब देखो क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन क्या था कि मतलब इधर द्रव दे दिया ए बी सी डी, है ना, है ना, और इधर क्या दे दिया, ताप नहीं दिया, क्वथनांक दे दिया, है ना। ये क्वेश्चन अपन को करना है, समझ आना चाहिए। और एक तो आप क्वथनांक दे दिया, इनका क्वथनांक बिंदु दे दिया कितने, इसका है 48 डिग्री सेल्सियस, है ना, इसका दे दिया 56, इसका 68, इसका 98, कुछ ऐसे ही दे दिया, मतलब 90 दे दिया, ये डिग्री सेल्सियस में है ना। और कह दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, देखो इसने क्या क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, किस द्रव में, जो कौन सा द्रव है जो सबसे ज़्यादा वो किस द्रव का वाष्प दाब अधिकतम होगा। अब किस द्रव का वाष्प दाब वो अधिकतम होगा, ये कि पूछ लिया, द्रव ए बी सी डी दे दिए। अब अपन को पता है कि जो वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है ताप के, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, है ना। अपन को ये अच्छे से पता है कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, लेकिन ये ताप नहीं, ये क्वथनांक है। क्या है, क्वथनांक। और क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक एक पॉइंट होता है, जैसे मतलब टेम्परेचर का एक पॉइंट होता है। मतलब कि जैसे अपन देखते हैं कि कोई द्रव है, अपन पानी लेते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और देखो अपन ने क्या देखा था कि जो ये कंटेनर को अपन आग लगा रहे थे, है ना, और यहाँ द्रव भरा था, तो ये इसकी क्या बन रही थी, वाष्प, वाष्प और द्रव की क्या आ रही थी यहाँ पर साम्य अवस्था। ये वाष्प है और ये द्रव है, द्रव और वाष्प में क्या है साम्य अवस्था, और उस साम्य अवस्था पर ये वाष्प द्वारा, ये वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब लगा रहा है वो ही वाष्प दाब है, वाष्प दाब है ना, वही तो वाष्प दाब है। तो अब ये क्या है, मतलब वाष्प होनी चाहिए पहली बात तो वाष्प दाब के लिए। अब वाष्प कब बनती है, जब पानी उबलता है, कोई चीज़ उबलती है तब वो वाष्प बनती है। वाष्प कब बनती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। मतलब कोई जल को अपन जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं उबालेंगे वो उबलना चालू कर देगा, उबलना तो चालू कर देगा, वो 0% मास मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो माइनस टेम्परेचर पे भी होती रहती है। तभी तो सड़क पर भरा पानी अपने आप सूख जाता है, छत पे भरा पानी अपने आप सूख जाता है, क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो चलती रहती है, वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है ना। लेकिन अगर अपन को वाष्प दाब निकालना है तो अपन को द्रव को गर्म करना पड़ेगा, कब तक, कम से कम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तभी तो, तब जाके ही तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर गर्म करेंगे तब जाके ही तो वाष्प बनेगी, है ना, वाष्प बनेगी। मतलब अगर अपन ने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर दिया तो उसका वाष्प ज़्यादा कम बनेगी, सही बात है, सही बात है ना। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर देंगे तो वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम बनेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, जल का वाष्प दाब 100 है, वो बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब जल को 10 20 30 40 50 मतलब 25 सेंटीग्रेड पर जल कभी
जल है वो कभी उबलेगा नहीं, उबलेगा, वो वाष्पीकरण होगा पर बहुत धीमे होगा 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। लेकिन अगर किसी का वाष्प दाब ही, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ही 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 डिग्री, जैसे जैसे कि अपन देखते हैं कि पेट्रोल 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 होता है, उसका लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 के आसपास होता है बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो वो हवा में रखते ही वाष्प बन के उड़ जाता है। 25 से भी कम होता है उसका क्या, क्वथनांक बिंदु। अब अपन ने ये तो देख लिया कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब तो बढ़ता है, लेकिन जिसका क्वथनांक बिंदु कम होता है, जिसका क्वथनांक बिंदु कम होता है वो जल्दी वाष्प बनता है, जो जल्दी हवा में उड़ जाता है ना। क्योंकि जो अब वाष्प दाब है, ये मैं एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ, वाष्प दाब है वो समानुपाती होता है ताप के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होता है क्वथनांक बिंदु के। क्योंकि जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा वो उतनी जल्दी वाष्प बन जाएगा। समझ आ रही है ये बात? अब वो जो उतनी जल्दी वाष्प बन जाएगा तो वाष्प दाब भी उसका ज़्यादा होगा। देखो पेट्रोल और पानी को अगर कमरे के ताप पर रखा जाए तो पेट्रोल है वो कमरे के ताप पर पूरा वाष्प बन जाएगा, पूरा के पूरा कंटेनर में अपन को वाष्प ही वाष्प मिलेगी, द्रव बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा द्रव। इसका मतलब है कि कमरे के ताप पर जो पेट्रोल है, पेट्रोल पेट्रोल उसका वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होगा, पानी से तो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब देखो यहाँ पर 4 द्रव हैं, उनका वाष्प दाब क्वथनांक दे रखा है, सबसे कम क्वथनांक किसका है, ए का। अब देखो उस सबसे कम मान 25 सेंटीग्रेड तो किसी का नहीं है, 25 सेंटीग्रेड होता तो उसको ही अपन सबसे अच्छे मानते, लेकिन 48, 56, 68, 90 वाले का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ये तो पानी आ गया। हाँ, पानी थोड़ी ना उबलेगा 25 सेंटीग्रेड पर, लेकिन 48 इसका 50 से भी कम है, मतलब इसका सबसे कम क्वथनांक है, तो ये इसका वाष्प दाब ही सबसे ज़्यादा होगा, इसमें ही सबसे ज़्यादा वाष्प बनेगी ए में, तो इसका आंसर है ए। इतना मेरे हिसाब से समझ आया, तो चलो आगे करते हैं। आगे का क्वेश्चन मैं देखो कॉफ़ी में ही दिखाता हूँ डायरेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, अब देखो क्वेश्चन कुछ अलग दिया है। क्वेश्चन क्या है, H2O लिक्विड से क्या बन रही है, गैस, मतलब लिक्विड से गैस बन रहा है, उसका वाष्प दाब P है, ठीक है। डेल्टा H नॉट है जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऊष्माशोषी प्रक्रम है, पहली बात तो, ठीक है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है इस। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाष्प दाब पर ताप की निर्भरता को व्यक्त करने वाला व्यंजक। अब देखो वाष्प दाब का ताप की निर्भरता पर जो व्यंजक था अपन ने देखा था, क्या वो क्या था, वो था ln p इजिकल टू माइनस डेल आर एच नॉट अपॉन आर टी प्लस सी। यही तो समीकरण देखा था अपन ने, यही तो देखा था, ये वाला ही तो समीकरण देखा था। अब देखो ये वाला समीकरण इसमें कहीं नहीं दे रखा, इसमें कहीं नहीं दे रखा वो वाला समीकरण, लेकिन अपन देखते हैं ln p का क्या कर रखा है, सब में अवकलन हो रहा है dy dt, अवकलन हो रहा है ना dy dt। अब देखो क्वेश्चन में अवकलन करके दे दिया है ना, अब क्वेश्चन में क्या कर दिया, अवकलन करके दे दिया, तो अब अपन को अवकलन करना होगा, तो अवकलन करके जो आंसर आएगा उसको देख लेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अपन को अवकलन करना होगा इस समीकरण का, कौन सा समीकरण है, ln p बराबर माइनस डेल आर एच नॉट अपॉन आर टी प्लस सी। अब इसने क्या दिया है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, चलो ठीक है। अब देखो ln p का सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इनका p के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी टी हो जाएगा इसका, है ना। इसका करेंगे तो देखो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो डी बाई ln p बाई डी टी हो गया, और इसका क्या होगा, देखो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को आगे ले लेते हैं अपन, क्या करते हैं, कांस्टेंट जो वैल्यू है उसे अपन आगे ले लेते हैं, क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं। लेकिन अब देखो ये माइनस है ना, तो इन सबको आगे लेते हैं, माइनस डेल्टा आर एच नॉट, माइनस भी तो कांस्टेंट है, अपॉन आर, और अवकलन किसका होगा, डी बाई डी टी के सापेक्ष होगा 1/t का,
1/t का प्लस सी तो कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन होगा ही नहीं, है ना। अब इनका अवकलन होगा। अब देखो 1/t का अवकलन क्या होता है, 1/x का अवकलन मतलब 1/x मतलब x की पावर -1, और अवकलन की फॉर्मूला क्या होता है, n देखो x n-1/n-1, यही तो होता है अवकलन का फॉर्मूला। अब देखो -1 है तो इसका क्या होगा, x -1 -1 x -2/-2, यही तो होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है, ये होता है, ये n x n-1 ये होता है, तो n आएगा आगे, सॉरी मैं समाकलन के चक्कर में फंस गया, है ना। n, अब n आएगा आगे, आगे क्या आएगा, -1 n x, और n क्या है, -1 ये हो जाएगा x माइनस का -2, ये अवकलन हो जाएगा। और इसको अगर ढंग से लिखें अपन तो हो जाएगा 1/-1/x², है ना, 1/x² हो जाएगा, तो इसका अवकलन भी यही होगा। तो देखो dln p/dt, और ये हो जाएगा, अब देखो माइनस है ये, इसका अवकलन माइनस में आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा RH0/r, और इसका अवकलन आया क्या, 1/x², 1/x मतलब t² प्लस c। अब देखो ये वाला मतलब यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ये t² में होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है ना, है ना, इस वाले में आ रहा है, तो यही आंसर होगा। चलो अब देखो अपन ने इतना तो कर लिया, चलो अब पार्श्वदाब और ताप का संबंध अपन निकालना सीख गए। क्वथनांक भी पता लग गया कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्यों, क्योंकि क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक टेम्परेचर नहीं है, क्वथनांक एक पॉइंट है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब देखो अपन बात करते हैं राउल्ट के नियम की। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं ना चुटकियों में सिखा दूंगा। राउल्ट के नियम को मैं चुटकियों में सिखा दूंगा, देखते हैं क्या होता है ना। देखो अपन पढ़ किसके बारे में रहे हैं, वाष्पदाब के बारे में, तो नियम भी किसके बारे में होगा, वाष्पदाब के बारे में। देखो अपन राउल्ट ने बस बताया है, मैंने तुम्हें मोल पढ़ा दिया, है ना, मोल पढ़ा दिया, है ना, मोल भिन्न भी बता दी मैंने तुम्हें। मोल भिन्न क्या होती है, XA + XB = 1 होता है, ये मोल भिन्न होती है ना। मोल भिन्न क्या होती है, n खुद के मोल बटे n टोटल मोल, ये क्या होती है, मोल भिन्न होती है किसी भी, ये A है तो ये XA हो जाएगा, ये अब A को क्या मानते हैं अपन, विलय, तो विलय का हो जाएगा ये XB, विलायक की क्या होती है, NB बटे n टोटल में क्या होता है, Na + NB। ये मैंने मूल भिन्न अपन को सिखा रखी है आराम से, ठीक है, मूल भिन्न अपन ने सिखा रखी है। तो अब अपन देखते हैं कि राउल्ट भाई साहब ने क्या कहा। राउल्ट ने, अब देखो राउल्ट से पहले मैं कुछ बताता हूँ, अपन कंटेनर में क्या कर रहे हैं, वो यहाँ आग लगा के ये लिक्विड को भाप बना रहे हैं, है ना। लेकिन पहले कंटेनर में क्या था, सिर्फ लिक्विड आग लगाने से पहले, है ना, और इसमें विलेय और विलायक दोनों थे, तो इनकी मोल भिन्न भी होगी कुछ, XA इसकी होगी, XB इसकी होगी ना, है ना। इससे भी पहले क्या था, इससे भी पहले ये था कि एक अलग विलयन था, विलायक अलग था A और विलेय अलग रखा था B, सही बात है। इससे पहले ये था, इन दोनों को मिलाया तब विलयन बना अपना, है ना। और विलयन को क्या कर रहे हैं अपन, गर्म, तो वाष्पदाब आ रहा है यहाँ पर, यही तो हो रहा है ना, वाष्पदाब आ रहा है यहाँ पर अपने पास। अब ये वाष्पदाब को अपन कैसे फॉर्मूले में व्यक्त करें, इसके लिए राउल्ट भाई साहब कुछ कहते हैं। अब राउल्ट भाई साहब क्या कहते हैं कि विलयन है, सही बात है, ये विलयन ही है ना। देखो अभी यहाँ पर इसकी मोल भी यही है, किसमें, लिक्विड में, लेकिन अब जब वाष्प बन गए तो इसके कुछ मोल इसके मोल हैं, इनके मोल हैं, वो कुछ मोल वाष्प में नहीं चले गए क्या,
वाष्प में कुछ मोल वाष्प में चले गए ना, फिक्स है, गए हैं तभी तो वाष्प आई है ऊपर, मोल हैं ऊपर वाष्प के, और कुछ बचे मोल जो है वो लिक्विड में है ना, लिक्विड में है। तो अब देखो यहाँ पर भी एक ही कुछ मोल भिन्न होगी होगी है ना, यहाँ पर भी विलय के कुछ कण होंगे तो उसकी भी मोल भिन्न होगी, विलायक के कुछ कण होंगे तो उसकी भी मोल भिन्न होगी, यहाँ पर भी विलायक है तो इसकी भी मोल भिन्न होगी, और विलय की मोल भिन्न होगी, दोनों अलग अलग और होंगी, चारों के चारों होंगी ना। विलय की यहाँ मोल भिन्न अलग होगी और विलय की यहाँ मोल भिन्न अलग होगी, विलय की विलायक की यहाँ मोल भिन्न अलग होगी और विलायक की यहाँ मोल भिन्न अलग होगी, क्योंकि जो विलयन है, जो द्रव है, वो दो हिस्सों में बट गया, तो मोल भिन्न भी दो हिस्सों में बट जाएगी। सही बात नहीं, क्योंकि मोल भिन्न एक फिक्स क्वांटिटी है, मोल फिक्स होते हैं, मोल चेंज थोड़ी हो रहे हैं यहाँ पर, आयतन बढ़ घट थोड़ी रहा है, चेंज ही तो हो रही है एक अवस्था से दूसरी अवस्था, तो मोल तो उतने ही रहेंगे, है ना। तो वे अभी ये क्या कहता है कि राउल्ट कहता है, राउल्ट का नियम है कि राउल्ट भाई साहब कहते हैं, राउल्ट क्या कहते हैं कि जो विलयन है, ठीक है, विलयन, अब विलयन में किसी भी घटक का, मतलब विलयन में दो ही घटक होते हैं ज़्यादातर, ए और बी, है ना, ए और बी, ए उसमें विलय होता है और बी उसमें विलायक होता है ना। अब विलयन में किसी भी घटक का, है ना, अब विलयन में किसी भी घटक, कौन सा घटक, अगर अपन विलयन में यहाँ पानी रख रखा है और पानी में अपन लोह चूर्ण मिला दें, लोह चूर्ण मिला दें थोड़ा सा, तो वो विलय हो जाएगा। अब ये क्या है, सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है, तो ये वाष्पशील थोड़ी है, नहीं है ये वाष्पशील, कंकड़, लोह, मिट्टी, ये सब वाष्पशील थोड़ी होते हैं, ये वाष्पशील थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, विलायक वाष्पशील है, लेकिन अगर इसमें अपन एल्कोहल मिला दें तो एल्कोहल तो वाष्पशील है, तो विलयन में वाष्पशील घटक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वाष्पशील घटक, वाष्पशील घटक। अब वाष्पशील घटक है कोई सा भी हो, है ना, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, ये विलयन में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब बता रहा है, विलयन में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, है ना। अब देखते हैं, मैंने क्या बताया कि ये विलयन बनाया अपन ने, विलयन से पहले ये अलग अलग थे, है ना, अलग अलग थे, तो इस टाइम इसका कोई वाष्प दाब होगा ही, एक का विलय का कोई वाष्प दाब होगा, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक, जब ये विलयन नहीं बना है उससे पहले एक का वाष्प दाब, बी विलायक, जब विलयन नहीं बना है उससे पहले विलायक का वाष्प दाब, उसका आंशिक वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो विलयन में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब है ना, वाष्पशील घटक है का आंशिक वाष्प दाब, है ना, जो वाष्पशील घटक का जो आंशिक यानी पहले का वाष्प दाब है, जो विलयन बनने से पहले का वाष्प दाब है, विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलयन में, अब विलयन में उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, भिन्न के समानुपाती होता है। अब विलयन में उस घटक की मोल भिन्न, मतलब यहाँ ये जो विलयन है ना, वाष्प देखो पहले अलग अलग थे, तब उसका वाष्प दाब अलग था, ए का और बी का अलग था आंशिक वाष्प दाब, फिर विलयन बना दिया, दोनों का एक वाष्प दाब हो गया, है ना, एक वाष्प दाब हो गया। अब उस दाब दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद उनका एक वाष्प दाब हो गया, और यहाँ पर जो वाष्प दाब है वो अलग अलग है, इसकी मोल भिन्न अलग है, यहाँ की मोल भिन्न अलग, तो ये विलयन वाला पार्ट ये है, ये तो वाष्प है, लिक्विड विलयन वाला पार्ट ये है ना, इस विलयन वाले पार्ट में उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मतलब विलयन में, ना कि वाष्प में उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, वाष्प में उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती नहीं होता,
विलयन में उस घटक की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। विलयन में वाष्पशील घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक की मूल भिन्न के समानुपाती होता है, ना कि वाष्प अवस्था में उस घटक की जो मूल भिन्न है उसके समानुपाती नहीं होता। वाष्प अवस्था में जो मूल भिन्न है ना यहाँ पर उसके समानुपाती नहीं होता। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अब देखो सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। अपन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं, है ना, लिक्विड गैस सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो अपन यहाँ अपने सिलेबस में दो सॉल्यूशन की बात कर रखी है, मतलब सॉल्यूशन मतलब विलयन की। एक लिक्विड लिक्विड यानी द्रव द्रव विलयन, और एक है द्रव ठोस विलयन जिसमें द्रव तो विलायक होगा और ठोस विलय हो जाएगा, है ना। तो अपन केस पहले की बात करते हैं। ये परिभाषा समझ आई। विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस घटक की मूल भिन्न के समानुपाती होता है, ना कि वाष्प दाब में उसकी मूल भिन्न उसके समानुपाती होता है। देखो इससे अच्छी तरह से कोई भी नहीं समझा सकता है, और तब भी समझना है ना, तुम पढ़ाने वाले में को नहीं, पढ़ने वाले में। इससे अच्छी तरीक़ा से इस परिभाषा को कोई नहीं समझा सकता। समझ आया? मैंने एक एक शब्द को बताया है, एक एक शब्द को कि वाष्पशील घटक क्या होता है, विलयन क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब क्या है, विलयन में उस घटक क्या है, मूल भिन्न क्या है, समानुपाती क्या है, वाष्प में मूल भिन्न क्या है, मैंने सब बताया है ना। अब देखते हैं अपन लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब देखो लिक्विड सिस्टम मतलब द्रव, विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि वही है, ये लिया अपन ने ए, ये क्या है विलय। अब विलय है ना, विलय है, अलग पात्र में रखा है, इसका आंशिक वाष्प दाब मान लिया अपन ने PA0 है। आंशिक वाष्प दाब, आंशिक मतलब विलयन बनाने से पहले का वाष्प दाब, है ना। शुद्ध द्रव है ये ए, इसका वाष्प दाब ये है। अपन ने मतलब इसे गर्म करके चेक कर लिया कि इसकी वाष्प और द्रव में जब द्रव आपस में समान वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं इसे, द्रव और साम्य अवस्था में आ जाते हैं, तब इसका वाष्प दाब PA0 होता है ना। ऐसे ही अपन ने कंटेनर ले लिया, ये इसमें ले लिया अपन ने B, और इसको भी भाष्प और द्रव की साम्य अवस्था पे लिया है, और इसका वाष्प दाब तब अपन ने मेजर कर लिया, वो है PB0। ये इनके आंशिक वाष्प दाब हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? इनके मोल, इसके मोल Na है और इसके मोल Nb है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, अपन ने इनको सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। अब देखो अपन ने सॉल्यूशन बनाया तो हाथों से बनाया है क्या? नहीं, ये खुद बनाया है, अपन ने बस मिलाया है। ये थोड़ी ना है कि अपन ने पकड़ पकड़ के एक एक रिएक्शन कराई है इनकी, ये अपने आप मिले हैं। बस थोड़ा सा हिलाया है और सॉल्यूशन बन गया। मतलब ये श्वेत प्रक्रम है, श्वेत प्रक्रम, है ना। और श्वेत प्रक्रम है वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, चलो, है ना। अब देखो क्या है, अब इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें AB है और BB है। ठीक है, A और B दोनों हैं इसमें। ठीक है, अब दोनों हैं तो क्या होगा, अब इसमें वाष्प, अब इसको गर्म करते हैं अपन, है ना। इसको गर्म करेंगे तो वाष्प और द्रव में साम्य अवस्था आएगी और वाष्प के कण हैं ऊपर के, जो क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे और वाष्प दाब बना देंगे, वाष्प दाब बना देंगे। ठीक है, वाष्प दाब आ जाएगा, वाष्प दाब स्थापित हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब इस विलयन में A भी है B भी है, तो इस विलयन पार्ट में A की मोल भिन्न XA मानी अपन ने, B की मोल भिन्न XB मान ली। विलयन पार्ट में मान रहे हैं अपन ये, है ना। विलयन पार्ट में समझना। और वाष्प पार्ट में A की मोल भिन्न गामा A मान ली और B की मोल भिन्न गामा B मान ली। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। गामा A और गामा B अपन ने विलयन पार्ट वाष्प पार्ट में मान ली, और यहाँ पर PA जो दाब A है उसका वाष्प दाब क्या है, PA0। A का वाष्प दाब यहाँ क्या है, PA0। वह नोट नहीं, ये तो आंशिक आ जाएगा, नोट में तो PA है और B का वाष्प दाब PB है। अब ये क्या है, ये विलयन अवस्था में वाष्प दाब है
है ना, विलयन बनाने के पश्चात। इतना समझ आ गया लिक्विड लिक्विड सिस्टम में। चलो अब अपन आगे चलते हैं। आगे पहले ही इन सबको मैं तुम्हें एक बार लिख के दिखा देता हूँ। एक्स ए क्या है, विलयन में ए की मोल भिन्न, है ना, मोल भिन्न। एक्स बी क्या है, विलयन में बी की मोल भिन्न, है ना। पी ए क्या है, पी ए क्या है, एक पी ए क्या है, पी ए क्या है, पी ए है, पी है ए का आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि ये अलग अलग नाप रहे हैं ना, टोटल इसका टोटल वाष्प दाब पी होगा, पी टोटल, लेकिन ये है ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब। पी बी क्या है, बी का आंशिक वाष्प दाब, है ना। पी ए नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में, यानी शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक वाष्प दाब। पी बी नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक वाष्प दाब, ये सब चीजें कोई। और गामा ए क्या है, गामा ए क्या है, वाष्प अवस्था में ए की मोल भिन्न, वाष्प अवस्था में ए की मोल भिन्न। गामा बी क्या है, वाष्प अवस्था में बी की मोल भिन्न, है ना, वाष्प अवस्था में बी की मोल भिन्न। अब राउल्ट भाई साहब क्या कह रहे हैं, राउल्ट ने कहा है कि विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी विलयन में जो वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब है, यानी आंशिक वाष्प दाब मतलब पी ए है, वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन बना दिया तो पी ए होगा। विलयन से पहले होता, शुद्ध अवस्था में होता तो पी नॉट हो जाता। पी ए का जो विलयन में उस घटक की मूल भिन्न है उसके समानुपाती होता है। विलयन में उस घटक की मूल भिन्न क्या है, एक्स ए और एक्स बी, है ना। तो ये कहता है कि पी ए है जो समानुपाती है एक्स ए के, कोई दिक्कत राउल्ट भाई साहब। और पी बी है वो समानुपाती है एक्स बी के, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, पी ए बराबर के एक्स से आ जाएगा एक कांस्टेंट। अब अपन सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप में, है ना। अब देखो के ए आ गया, अगर अगर मानते हैं अपन, है ना, शुद्ध विलयन होता, मतलब शुद्ध अवस्था की बात करते हैं अपन, मतलब ए विलयन है जो शुद्ध है, मतलब उसमें बी का कोई अंश ही नहीं है, बी का कोई अंश ही नहीं है, तो उसमें जो मोल भिन्न है वो ये क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है ना। तो ये एक हो जाएगी, मतलब शुद्ध है तो इसमें जो है टोटल वो एक्स ए ही होगा, एक, है ना, है ना। तो शुद्ध है तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है, पी ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के, और ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा शुद्ध अवस्था में। अब देखो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब ये है और ये समानुपात बराबर है के, तो इसे अपन इस समीकरण में लिखें तो पी ए बराबर आ रहा है पी ए नॉट एक्स ए। राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा क्या है, ये दूसरी परिभाषा, मतलब विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, है ना, दूसरी परिभाषा है। और ऐसे ही इसको लिखें तो ये भी हो जाएगा पी बी नॉट सम बराबर आ जाएगा पी बी नॉट, अरे यार क्या, पी बी बराबर आ जाएगा इसी प्रकार से पी बी नॉट एक्स बी। अगर ये शुद्ध अवस्था में हो तो इसका ये हो जाएगा, वो सिस्टम मैंने बता ही दिया इसमें, इसका ये हो जाएगा। मतलब परिभाषा क्या है, यानी वाष्पशील घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब। दूसरी परिभाषा क्या है, विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उस घटक का आंशिक, उस, थोड़ी लैंग्वेज बैठ नहीं रही, उस घटक का आंशिक वाष्प दाब है उसकी मोल
भिन्न के उसकी मोल भिन्न, ये कैसी है, विलियन में, विलियन में नहीं है एक्स बी, उसकी विलियन में मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। अगर स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए, ये लाइन आ जाए, ये लाइन आ जाए, ये लाइन आ जाए, विलियन में वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उस विलियन में उसकी मोल भिन्न, विलियन में उसकी मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में, विलियन में उसकी मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में उसके आंशिक वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। सही है, यही तो है, यही तो लिखा है अपन ने, यही तो है। चलो आगे चलते हैं, ये इतना समझ आ गया ना अपन को। देखो क्लास को रोक के लेना, जहाँ तक मतलब जैसे मैंने अब ये पढ़ा दिया, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, यहाँ तक रोक लेना, फिर इसको एक बार कॉफ़ी में देखना, करके देखना, है ना, फिर उसके बाद अगला देखना, है ना, ऐसे ऐसे एक साथ पूरे को देख के और फिर एकदम बाद में बैठे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पूरे में धीरे धीरे करना, धीरे धीरे मतलब अब जैसे ये वाली यहाँ तक की क्लास ले ली, फिर इसको रोक लेना और रोक के फिर इसको समझना, कॉफ़ी में लिखना, एक बार खुद से ट्राई करना, फिर उसको आगे नहीं आए तो दोबारा देखना, फिर आगे को ट्राई करना। अब देखो डाल्टन वैज्ञानिक था, है ना, डाल्टन वैज्ञानिक था, डाल्टन ने क्या दिया, डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है कि मतलब जो पी टोटल होता है ना, पी टोटल वो होता है उसकी विलियन के आंशिक दाब, उस विलियन के जितने घटक हैं उनके आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है पी ए प्लस पी बी। अब जितने हैं उन सब का योग हो जाएगा, ये उसका डाल्टन का नियम है। अब उस डाल्टन के नियम से अपन क्या देखते हैं कि पी ए प्लस पी बी होता है, तो अपन ने देखो पी ए बराबर क्या निकाला है, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर क्या निकाला है, पी बी नॉट एक्स बी, है ना, तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अपन को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है विलियन के लिए, है ना, विलियन के लिए ये यही होता है। तो अपन देखते हैं कि पी टोटल बराबर ही, अब देखो यहाँ से अपन कुछ किसी भी एक को इसे इधर लिया हो या इसे इधर लिया हो, एक ही बात है। अब सर ने देखो ए को इधर ला रखा है तो अपन भी ले आते हैं, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स से हो जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो अपन को याद रखना है या फिर अपन उसमें डायरेक्ट, देखो याद रखने की क्या ज़रूरत है, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, और इनको इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको रखो और आ जाएगा आंसर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। अभी देखो एक्स बी की जगह अपन 1 माइनस एक्स ए लिख देंगे, कोई दिक्कत, तो पी टी इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस, है ना, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब देखो ये और ये सेम है तो इनको एक तरफ ले आओ, पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट। अब देखो ये बी नॉट आ गया तो इसमें से अपन एक्स ए या ये भी एक्स ए, है ना, इसको एक्स ए को कॉमन ले लेते हैं, पी टी इक्वल टू एक्स ए को कॉमन ले लिया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, इस तरीके से एक फॉर्मूला बन गया। अगर इसको ना लाए तो अपन देखो इसको ना लाएं तो ये वाला बन जाएगा एक अलग फार्मूला, इसको आगे मल्टीप्लाई ना करें तो, है ना, तो ये दो फार्मूले बन गए। अब इनको क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दे सकता है कि पी टोटल बराबर है, इनको दे दिया, इस 4 तरह के ऑप्शन दे दिए ऐसे, इनमें से कौन सा सही है बताओ, तो अपन को ट्राई निकाल के देखना पड़ेगा। ये ऐसे 4 एग्जांपल दे दिए, उनमें से बताओ कौन सा सही है, तो ये वाला सही होगा और ये वाला सही होगा, ये दोनों ही दिए जा सकते हैं उनमें ऑप्शंस में, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ तो नहीं दिए जाएंगे पर अलग अलग दिए जा सकते हैं, तो ये दोनों वाले याद रखना, है ना। कैसे निकालना है, डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम लगाना है, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, और उसमें पी ए और पी बी की मान रखनी है, और फिर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 करके नहीं लगा देना है अपन को, ठीक है। तो ये तो हो गया
और देखो अब अपन ये वाष्प दाब का क्या होता है कि ग्राफ पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? ग्राफ। और ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो। अच्छा, मतलब ये स्टैंडर्ड ग्राफ होता है ये वाला। इसमें ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये पढ़ा है ना अपन ने? हाँ, पढ़ा होगा। तो देखो इसको कैसे भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो। इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। इसको अपन दोनों को बराबर करके भी बना सकते हैं। ये सब उस विलियन के ऊपर है कि विलियन कैसा है। मैं बना के सिखाता हूँ तुम उनको। देखो ये वाला ग्राफ लेते हैं अपन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ है ना। ग्राफ क्या है अपन देख सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपन इस वाले पॉइंट से। तो ये जीरो है और इसमें ये भी जीरो है। दोनों पॉइंट हैं, ये जीरो को दर्शा रहे हैं। ठीक है, किसको दर्शा रहे हैं? जीरो को। तो मतलब इधर है जो एक्स ए बराबर 1 है और इधर एक्स बी बराबर 1 है। मतलब इधर एक्स बी के लिए 0 पॉइंट स्टार्ट होता है, इधर एक्स बी का। इधर एक्स बी 0 से स्टार्ट होता है और इधर एक्स ए है जो 0 से स्टार्ट होता है। कैसे? कैसे? देखो इधर से इधर आएंगे। मान लो इधर ए है, इधर बी है, मान लेते हैं, है ना। तो देखो मोल भिन्न के हिसाब से अगर बी जीरो है, बी जीरो है तो सबसे ज़्यादा ए एक्स ए हो जाएगा, तो ए बचेगा। तो यहाँ पर ए है, ये ए की सांद्रता है, ये बी की मोल बी है ना। यही तो बात है। मतलब देखो अगर एक्स बी बराबर 0 है तो उस टाइम पे, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, एक 0 हो गया तो एक्स ए बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया 1, 1 हो गया। मतलब इधर ये शुद्ध अवस्था का है, मतलब ये शुद्ध है। एक्स ए बराबर 1 कब होता है? एक्स ए बराबर 1 होता है शुद्ध अवस्था में, जब विलयन है, द्रव है, कोई ए है, वो शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। और उसका शुद्ध अवस्था में उसका पास आंशिक वाष्प दाब क्या होता है? पी नॉट। और ये क्या है यहाँ पर शुद्ध अवस्था में? क्या है? ए। तो ए पी नॉट ए, है ना। और शुद्ध अवस्था में अब देखो ए 0 है, बी है शुद्ध अवस्था में, तो बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है? पी बी नॉट। अब देखो ये ज़्यादा है, क्यों है? क्योंकि उस जो द्रव का लिया है, जिस सॉल्यूशन का लिया है, उसमें शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब ज़्यादा है। अगर ए बी का कम होता तो बी नीचे आ जाता। बी और ए का दोनों का बराबर होता तो बराबर आ जाता। वो तो विलियन के ऊपर निर्भर कर रहा है ना। ये थोड़ी ना है कि यही स्टैंडर्ड ग्राफ है। ग्राफ ऐसे भी दे सकता है, वो उसमें पूछ सकता है कि किसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में ज़्यादा है। तो जिधर ऊंचाई ज़्यादा होगी, जिधर ऊंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से मेजर पॉइंट 1 2 3, अगर देखते हैं 4 5 6, ये तो 6 पे आ गया, ये 7 तक गया, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा है शुद्ध अवस्था में। इसका कम है, इसमें इसका वाष्प दाब ज़्यादा है, इसका कम है, इसमें दोनों का बराबर है। तो ये तो ग्राफ पे निर्भर करेगा ना कि किसका वाष्प दाब ज़्यादा है। ग्राफ बताएगा। क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया, अपन ने तो ये ग्राफ पढ़ा है, और क्वेश्चन में दे दिया ये वाला ग्राफ और पूछ लिया किसका वाष्प दाब ज़्यादा है। तो ग्राफ से देख के तुरंत नहीं बता सकते कि ए वाले का ज़्यादा है, इधर इधर ए वाले का ज़्यादा है ना ज़्यादा। तो ये देख के नहीं बता सकते, अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब देखो क्या हो रहा है कि देखो अपन इधर इधर से इस वाले पॉइंट पे चलेंगे। मेन पॉइंट है बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा हर पॉइंट पर। हर पॉइंट पर इस पे बी ज़्यादा होगा, इस पे ए ज़्यादा होगा, इस पे दोनों बराबर होंगे। सही बात है ना। इस पर दोनों बराबर होंगे, सही बात है ना। इस पर ए ज़्यादा है, इस पर ए बहुत ज़्यादा है 1, और बी बिल्कुल ही 0 है इस पॉइंट पर, तभी तो इसका दाब ज़्यादा है। तो देखो बीच वाले पॉइंट पर ये दोनों द्रव मिलेंगे, मिल गए, है ना। तो ये क्या है? ये पी बी, ये वाली जो लाइन दिखा रही है, ये गिरती हुई है, ये लाइन इधर से यूं है, यूं से यूं नहीं गई है, ये ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। और ये वाली लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। कैसे? अगर शुद्ध अवस्था में ये 0 पे आ गई, इधर पी ए नॉट है वो 0 पे आ गया, इधर 0 पे आ गया, इधर भी 0 पे आ गया, क्या पी बी नॉट। अब ये 0 पे क्यों आ रहे हैं? अब ये पी बी नॉट है, ये पी ए नॉट है, और ये 0 है दोनों तरफ, है ना। क्योंकि यहाँ एक्स ए बराबर 1 है, यहाँ एक्स बी बराबर 1 है।
और यहाँ एक्स ए बराबर 0 है, एक्स बी बराबर 0 है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखो अब ये है ना, ये इधर जा रहा है 0, ये ग्राफ ऐसे बनेगा धीरे धीरे, क्योंकि देखो जब बिलियन में लाते जाएंगे, बिलियन में लाते जाएंगे, देखो शुरू में क्या है कि शुद्ध अवस्था में इसका वाष्पदाब सबसे ज़्यादा है खुद के लिए, है ना। फिर बिलियन बनाएंगे तो इसका वाष्पदाब घटेगा, है ना, घटेगा 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 घटेगा। अगर विलयन में इसकी सांद्रता बिल्कुल कम कर दी जाए, बी की सांद्रता, बी के मोल बिल्कुल कम कर दिए जाए, तो इसका वाष्पदाब 0 हो जाएगा विलयन में। ए की सांद्रता विलयन में बिल्कुल कम कर दी जाए तो ए की सांद्रता यहाँ पर कम कर दी, क्योंकि इसके मोल अनुपात बिल्कुल 0 आ गया, तो इसके मोल 0 है यहाँ पर, मतलब, है ना, मोल 0 है, इसका मतलब मोल 0 है, तो इसका मतलब इसका वाष्पदाब 0 होगा। सही बात है। तो ये लाइन किसको दिखा रही है, ये ग्राफ जो जा रहा है ये किसको दिखा रहा है, ये पी ए को दिखा रहा है, इसके को, और ये दिखा रहा है पी बी को, ठीक है। और पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए। अब देखो एक्स ए, देखो पी ए नॉट फिक्स है, फिक्स है, पी बी नॉट फिक्स है, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। अब देखो एक्स बी की वैल्यू जहाँ जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पी बी ज़्यादा होगा। देखो एक्स बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा इधर है, तो पी बी यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा हो गया कितना हो गया, पी बी नॉट। यहाँ एक्स बी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ एक्स ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो देखो एक्स ए ज़्यादा है, एक्स बी यहाँ ज़्यादा है, एक्स यहाँ दोनों मिल गए क्योंकि इनकी मोल भिन्न अब बराबर हो गई, यहाँ बराबर होगी, है ना। तो ये ग्राफ इधर जा रहे हैं नीचे, समझ आ रहा है, ये पी ए को दर्शा रहा है कि पी ए धीरे धीरे घट रहा है ना। तो ये ग्राफ समझ आ गया। चलो ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड ग्राफ की अब तुमको हर चीज़ समझ आ चुकी है, ठीक है। अब है ना, है ना, है ना। तो इसमें देखो अभी इस ग्राफ का क्या मतलब है, इसका वाष्पदाब ज़्यादा है, इसका वाष्पदाब ज़्यादा है, इसका मतलब पी ए बी नॉट है वो अधिक वाष्पशील है, अधिक वाष्पशील है। पी पी ए नॉट का वाष्पदाब कम है, मतलब ये कम वाष्पशील है, समझ आ रहा है ना। अगर इनकी मात्रा को बराबर लिया जाए, इनकी दोनों के साथ इसके मोल ए बराबर ले लिए और इसके मोल भी दोनों के बराबर ले लिए, मोल बराबर है और इसका वाष्पदाब कम है और इसका ज़्यादा है, तो मतलब ये अधिक वाष्पशील है, ये कम वाष्पशील है, ये भी तो है एक पॉइंट, है ना। और अब देखते हैं कि ये जो ग्राफ अपने बनाया है ना, ये वाला ग्राफ, इसमें ये ए है, ये पी ए नॉट है, ये पी बी नॉट है, ये एक्स बी बराबर 1 है, ये एक्स ए बराबर 1 है, ये पी है ये पी बी है ना। इस ग्राफ में अपन यहाँ से एक ये सब समांतर पॉइंट लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट ले लो, तो देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट ले ले, एक लाइन ले लेते हैं, तो एक ये ए है, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया पॉइंट, है ना। तो देखो जो ए डी है, ए डी, यहाँ का ए डी, यहाँ का ए डी, यहाँ का ए डी, मतलब ये वाले पॉइंट की दूरी ग्राफ के हिसाब से बताओ। जो ए डी है वो सदैव होती है ए बी प्लस ए सी, याद रखना ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमेशा ग्राफ के लिए वैलिड है, और जो ए डी है वो हमेशा ए बी प्लस ए सी के बराबर होगी, मतलब इस वाले वैल्यू और इस वाली वैल्यू को दोनों को जोड़ दो तो ए डी आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये अब ग्राफ कंप्लीट हो गया है इसका, मैंने थोड़ा जल्दी बताया है पर तुम ना धीरे धीरे समझना। जल्दी क्या है, इसमें क्या है, ये पी बी नॉट है, ये पी ए नॉट है, ये पी बी है, ये पी ए है, ये एक्स ए है, ये 0 पे है, ये दोनों 0 पे हैं, यहाँ एक्स ए बी ज़्यादा है, यहाँ एक्स ए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, सर ने सिर्फ एक ग्राफ बनवाया है, देखो सिर्फ एक ग्राफ, मैंने इतना प्यार से समझाया, सर ने सिर्फ एक ग्राफ बनवाया है और कुछ नहीं कराया है बस इसमें, और मैंने इतना अच्छे से समझाया है ना। अब अपन है ना कुछ अलग देखते हैं। अब अपन ने देखो विलियन अवस्था में तो मूल्य भिन्न और वाष्पदाब निकालना सीख लिया विलियन में, लेकिन अभी वाष्पदाब भी तो बच रहा है, वाष्प अवस्था भी तो बच रही है, उस अवस्था को भी तो संगठन देखते हैं क्या है उसमें, उसमें क्या क्या है वो भी तो अपन को चेक करना है कि वाष्प अवस्था में क्या क्या है।
तो अगर अपन को वाष्प अवस्था से क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करेंगे? वो तो विलयन अवस्था का था, अपन ने कर लिया। विलयन में क्या आया? पी ए है बराबर पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी बराबर आ रहा है पी बी नॉट एक्स बी, और पी ए पी टोटल आ रहा है पी ए प्लस पी बी। ये तो विलयन अवस्था का था, लिक्विड अवस्था का था। लेकिन अभी वाष्प भी तो बच रही है, उस अवस्था में क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वो भी तो देखते हैं। तो देखो वाष्प अवस्था में देखते हैं। देखो वाष्प अवस्था में देखते हैं अपन। तो वाष्प अवस्था में क्या हो रहा है कि वाष्प अवस्था का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, जो वाष्प अवस्था है, अगर अपन को क्वेश्चन में सिर्फ वाष्प अवस्था के बारे में बात कर रखी है और तब अपन से आंशिक वाष्प दाब पूछ ले पी ए या पी बी पूछ ले, तब कैसे निकालेंगे अपन? अपने पास ये दी ही नहीं रखी, अपन को दे सिर्फ एक्स गामा ए और गामा बी दे रखी है, मतलब वाष्प अवस्था में मूल भिन्न दे रखी है बस। तो जो जो वाष्प अवस्था दे रखी है उसमें जो मूल भिन्न के कैसे समानुपाती होता है वो देखते हैं अपन। जो आंशिक वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब है, वो बराबर होता है उसकी जो वाष्प अवस्था में मूल भिन्न है। मैं वाष्प अवस्था में मूल भिन्न को डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। जो उसका गामा है, जो वाष्प अवस्था में उसकी मूल भिन्न है, उस उसके और इनटू पी टोटल के, ये होता है वाष्प अवस्था में। ये एक फॉर्मूला है। आंशिक वाष्प दाब है जो उसकी वाष्प अवस्था में मूल भिन्न, उस घटक के मूल भिन्न और पी टोटल के गुणनफल के बराबर होता है। और उसमें क्या है कि जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके आंशिक वाष्प दाब और उसके मूल भिन्न के समानुपाती होता है। प्रारंभिक अवस्था में आंशिक दाब और उसके मूल भिन्न, इसमें क्या है, उसके मूल भिन्न है ना, और उसके पी टोटल के समानुपाती होता है। तो इसमें आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? पी ए का होगा बराबर होगा गामा ए पी टोटल, और पी बी क्या हो जाएगा? गामा बी पी टोटल। ये हो गया। यहाँ पे तो सिंपल है, इनमें तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। अब देखो यहाँ से देखें, गामा ए बराबर क्या आ रहा है? पी ए बटे पी टोटल, और गामा बी बराबर क्या आ रहा है? पी बी बटे पी टोटल। अगर अपन इन दोनों का अनुपात निकालें, मूल भिन्न का अनुपात, गामा ए बटे गामा बी, तो क्या आ जाएगा? पी ए बटे पी टोटल। अब इसको बटे में लिखते हैं तो उल्टा करके लिखते हैं अपन कैसे? पी टोटल इंटू पी बी। ये तो मैंने सिखाया है पहले, है ना। तो क्या बच रहा है यहाँ पर? पी ए बटे पी बी। अब ये आ गया। ये किसका अनुपात है? मूल भिन्न का। ये किसका अनुपात है? आंशिक वाष्प दाब का। ये किस में? विलयन बनने के बाद आंशिक वाष्प दाब है ये, है ना। और ये वाले कैसे हैं? ये विलयन बनने से पहले आंशिक वाष्प दाब है ना। तो जो अभी यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है? अपने पास आ रहा है गामा ए बटे गामा बी बराबर आ रहा है पी ए बटे पी बी, है। ये अनुपात आ रहा है। देखो गामा ए गामा बी क्या है? मोल अनुपात है ये, मोल अनुपात। देखो मुझे याद नहीं मैंने बताया है कि नहीं बताया, लेकिन अपन मोल क्या लिखते हैं? मोल भिन्न। ये मोल भिन्न अनुपात है, मोल भिन्न अनुपात, है ना। मुझे नहीं पता मैंने बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अब। क्या वो ये है कि देखो जो मोल भिन्न है, मोल भिन्न अपन देखो क्या होते हैं, किसी की भी मोल भिन्न एक्स ए क्या होती है? एन ए बटे एन टोटल, है ना। और एक्स बी क्या होती है? एन बी बटे एन टोटल, है ना। अब देखो मोल भिन्न का अनुपात देखें, एक्स ए बटे एक्स बी करें तो एन ए बटे एन टोटल इंटू एन टोटल बटे एन बी आएगा, और ये कट जाएगा, यहाँ आएगा एक्स ए बटे एक्स बी। ये क्या है? ये मोल भिन्न अनुपात है इसकी तरह। तो ये बराबर किसके आ रहा है? एन ए बटे एन बी। ये क्या है? ये मोल अनुपात है, ये मोल अनुपात नहीं है। ये मोल अनुपात नहीं है क्या? है। जैसे कोई रिएक्शन में ए प्लस बी है, दो द्रव है, उसमें ये 25 मोल है और ये 50 मोल है ना। हाँ, तो इनका अनुपात क्या होगा? 25 बटे 50, है ना। ये क्या आ रहा है? 1/2, है ना। 1/2 ये जो अनुपात आ रहा है, सरलतम अनुपात, ये ही अनुपात मोल भिन्न का होगा। मोल भिन्न, है ना। मोल भिन्न, 1/2 है, 1/2 ये जो अनुपात आ रहा है सरलतम अनुपात, ये ही अनुपात मोल भिन्न
का होगा, यहाँ से आता रहा है। तो जो ये मोल अनुपात और मोल भिन्न अनुपात है, ये हमेशा बराबर होते हैं। यानी मोल भिन्न का अनुपात और मोल का अनुपात बराबर होता है। तुमने नहीं लिख रखा है नोटबुक में तो लिख लेना, मैंने तो लिख रखा है। सर बोलते हैं तब मैं ऐसी चीज़ों को तुरंत लिख लेता हूँ, मैंने तो लिख रखा है। मोल भिन्न का अनुपात व मोल का अनुपात बराबर होता है, पर इनकी वैल्यू बराबर नहीं होती। क्यों वैल्यू क्यों नहीं होती बराबर? मूल तो 25 है, 25 और 50 है, लेकिन मोल भिन्न का तो योग ही टोटल एक होता है, वन प्लस ये होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। मतलब ये तो हमेशा 0.5, 0.25 और 0.5 होगा, तभी तो इनका अनुपात आएगा। तो मतलब वैल्यू तो अलग होती है लेकिन अनुपात बराबर होता है। तो देखो मैं तो ऐसी चीज़ें लिख देता हूँ, सर बताते हैं मैं तुरंत लिख देता हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए समझने में, है ना। तो ऐसी चीज़ों को लिख लेना चाहिए। अब देखो अपन ने ये वाई ए बटे वाई बी बराबर कर सकते हैं अपन एन ए बटे एन बी। वास्तवावस्था में उसके मूल के समानुपाती नहीं है क्या ये, है ना। एन बी अब बराबर किसके हैं ये, पी पी ए बटे पी बी के। अपन को पी ए क्या है, आंशिक वाष्प दाब, पी बी क्या है, आंशिक वाष्प दाब। किसका किसका, द्रव का। ये पी का ए का है, ये बी का है। तो इसका अपन ने विलियन के हिसाब से क्या निकाला, अपन ने इन दोनों में संबंध निकाले। तो विलियन में पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए। ये क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी होता है ना। तो गामा ए और गामा बी बराबर क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए बटे पी बी नॉट एक्स बी। ये भी मूल भिन्न है, ये भी मूल भिन्न है। तो इनमें आपस में वाष्प अवस्था की मूल भिन्न और द्रव अवस्था की मूल भिन्न में संबंध आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। वाष्प अवस्था की मूल भिन्न और द्रव अवस्था की मूल भिन्न में संबंध आ गया। याद करना है, क्या करना है, याद। अब जो ऐसे संबंध आते हैं इनको ये शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है और इसमें लिखना क्या होता है, इसके ऊपर ये वाष्प दाब में वाष्प की मूल भिन्न, वाष्प की मूल भिन्न और विलियन यानी द्रव की मूल भिन्न में संबंध है। क्वेश्चन में अगर वाष्प की मूल भिन्न और विलियन की मूल भिन्न में संबंध से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो उसमें यही फॉर्मूला लगाना है। ऐसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। अब इन्हें शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे अपने ही नोट्स को बार बार रिवाइज करके उनको शॉर्ट कर दो, या तो तुम देखो शॉर्ट नोट्स बना लो या अपने जो बड़े नोट्स हैं उनको इतनी बार रिवाइज कर दो कि वो ही शॉर्ट हो जाएं, है ना। तो वो अपने ऊपर होता है। अगर अपन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें मेहनत लगेगी, लेकिन बार बार शॉर्ट नोट्स को पढ़ के अपन काम कर सकते हैं। लेकिन अपने बड़े नोट्स को अगर बार बार पढ़ें, समझें, उसे डीप नॉलेज करें तो वही शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं। उसमें ही बगल में लिख दिया करो ऐसे कि ये वो संबंध है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, गामा ए बराबर गामा बी बराबर पी ए नॉट एक्स ए बटे पी बी नॉट। अब इसकी जगह 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं ना। अगर अपन को सिर्फ विले की मोल भिन्न दे रखी है, विले की मोल भिन्न दे रखी है, तब अपन ये कर सकते हैं ना आराम से, है ना। तो ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है, ऐसे अपन को याद करना है। तो ये वाष्प प्रावस्था का संगठन आ गया। अब देखो याद क्या रखना है इसमें, भाई याद क्या रखना है ये भी तो जरूरी है। जो लिक्विड सिस्टम होता है उसमें अपन को याद ये रखना है कि जो पी ए होता है वो बराबर होता है पी ए नॉट एक्स ए के, पी बी होता है वो बराबर होता है पी ए नॉट एक्स बी के, और जो पी टोटल होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी के, डाल्टन के नियम से। और ये ही बराबर होता है गामा ए पी टोटल के और गामा बी पी टोटल के। ये संबंध है बराबर वाला, ये संबंध है बराबर वाला, है ना। कहीं भूल जाए, ये संबंध है, ये तो याद रखने हैं 3 पॉइंट, समझ गए। मतलब जो पी
ए नॉट एक्स ए है वो है गामा ए पी टोटल के बराबर, है ना। और पी बी नॉट एक्स बी है वो है गामा बी पी टोटल के बराबर। ये संबंध भी याद रखना है अपन को, ये संबंध भी याद रखना है अपन को, ये संबंध भी याद रखना है अपन को, समझ गए। अब अपन बात करते हैं ठोस द्रव निकाय की। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास को अभी यहाँ रोक लेना, यहाँ से इस लिक्विड लिक्विड सिस्टम को पूरा करना, फिर उसके बाद ठोस द्रव निकाय पर आना, ठीक है। अब मैं देखो ठोस द्रव निकाय को पढ़ाऊंगा, देखो जितना हो जाए उतना करा देता हूँ, फिर अपन बाद में देखते हैं क्या करते हैं। अब अपन लिक्विड सॉलिड सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम इसमें क्या है, जो विलय है वो सॉलिड हो जाता है। अब इसमें जो विलय है वो सॉलिड है, मतलब वो अवाष्पशील है, अवाष्पशील हो गया विलय, हो गया विलय। विलय मतलब जो, अब इसमें वाष्पशील घटक क्या है, सिर्फ विलायक है। इसमें वाष्पशील घटक क्या है, विलायक। अब मैं कुछ बता देता हूँ। मान लो अपन ने इस कंटेनर में रेत मिला दी पानी में थोड़ी सी, अब रेत मिला दी तो रेत के कण क्या है, ये पानी के कणों को उबलने से रोकेंगे, उबलने से रोकेंगे, ये वाष्प बनने से रोकते हैं। मतलब अगर किसी भी विलयन में अवाष्पशील ठोस उपस्थित है, मतलब अवाष्पशील ठोस हो चाहे वो द्रव हो, मतलब उसमें अगर अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए तो उसका उस विलयन का वाष्प दाब घटेगा ही, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि जो ये है ना, ये कण इनको रोकते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं। ये कण क्या करते हैं, इनको रोकते हैं, क्या करते हैं ये कण इनको, ये कण इनको रोकते हैं। अब रोकते हैं, रोकते हैं, वाष्प बनने से रोकते हैं, तो वाष्प दाब घटता है ना। और जो नया वाष्प दाब है, मतलब नया वाष्प दाब है कम दाब पर कम ताप पर ही स्थापित हो जाता है। नया वाष्प दाब है वो कम ताप और कम ही दाब पर स्थापित हो जाता है ना। तो अपन देखते हैं क्या होता है कि मतलब ये जो सॉल्यूशन है, मतलब देखो विलायक है, मतलब विलायक है वो क्या है, विलायक शुरू में है, उसको गर्म किया और उसका भाप बनी और उसने क्या डाला, प्रेशर डाला, तो ये वाष्प दाब निकला। ये वाष्प है, वही सिस्टम है, ये द्रव है, इनमें साम्यावस्था आई, तब अपन ने वाष्प दाब को मेजर कर लिया। वो क्या माना अपन ने, पी नॉट मान लिया पहले वाष्प दाब। अब अवाष्पशील ठोस मिला दिया, इसमें अवाष्पशील ठोस मिला दिया, तो जो ये पी है, पी एस है, अब ये किसका है, ये पूरे सॉल्यूशन का पी एस है। जो ये पी एस है, ये पी एस, अब इसमें वाष्प में क्या है, केवल केवल क्या है, केवल क्या है, विलायक, विलायक है। यहाँ पर केवल क्या है, विलायक, तो यहाँ पर सिर्फ एक गामा बी है, गामा ए तो है ही नहीं, और यहाँ पर एक्स ए भी है और एक्स बी भी है, लेकिन यहाँ एक्स ए क्यों नहीं है, क्योंकि सॉलिड की वाष्प थोड़ी बन रही है, सॉलिड की वाष्प थोड़ी बन रही है, यहाँ पर तो सिर्फ विलायक है। तो शुद्ध, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट था, वो ज़्यादा होगा पी एस से, क्योंकि वाष्प कम बन रही है, कम बन रही है, क्योंकि ये वाष्प को बनने नहीं दे रहा है, ये जो पी एस है वो कम होगा, ठीक है। पर ज़्यादा कम नहीं होता है, ये ज़्यादा थोड़ी ना रोक पाएंगे ये कण, 10-20%, मतलब 700 है, किसी का 700 mmHg है शुद्ध अवस्था में, तो उसका 650 तक गिर सकता है, ऐसे 650 है ना, 630 है, इतना गिर जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये गलत है। तो आंसर में किसी का वाष्प दाब मतलब 760 mmHg दे रखा है ना क्वेश्चन में, कि इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 760 mmHg है, इसमें अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाता है, तो इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, उसमें आंसर में 200 दे रखा है, 1000 दे रखा है, और 400 दे रखा है, और एक 628 दे रखा है। तो आंसर क्या है, करने की ज़रूरत है,
समझने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 628 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे तो घटेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10-20% घटेगा। कितना घटेगा? 10-20% घटेगा, और 10-20% 628 में आ रहा है। पर आंसर में 630, 670, 640, 628 ऐसे दे दे, तब तो सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, और वो तरीका अपन आगे सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ना। पर मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए ना, ट्रिकी क्वेश्चंस, तो उनको तुरंत कर देना है अपन को, ये याद रखना है। 10-20% घटना है बस लास्ट, और वो इस पर निर्भर करता है कि कितना विलेय मिलाया जा रहा है ना, कितना सॉलिड विलेय मिलाया जा रहा है। अगर बहुत ही नगण्य मात्रा में मिलाया जा रहा है तो 1-2% की कमी आएगी बस, है ना। अब देखो राउल्ट भाई साहब क्या कहते हैं कि जो उसका विलयन की जो आंशिक वाष्प दाब है, विलय का घटक का आंशिक वाष्प दाब, अब इसमें देखो आंशिक वाष्प दाब किसका होगा? सिर्फ सॉल्यूशन का होगा। किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का किसका? सॉल्वेंट मतलब विलायक का होगा, क्योंकि विलय का तो वाष्प दाब होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अवाष्पशील घटक है। तो उस समानुपाती किसके होगा? खुद की मोल विन्य के। खुद की मोल विन्य क्या है? विलय सॉल्वेंट की मोल विन्य क्या होती है? सॉल्वेंट की मोल विन्य क्या है? XB। ब्लैक की मोल विन्य XB, तो इसे क्या लिख देंगे? एक्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्यूट के नहीं है ना। तो जो P सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट S, अब ऐसे ही लिखूंगा, PS है, वो बराबर है P0 शुद्ध अवस्था में वाष्प, और X सॉल्वेंट। ये आ गया ना। ये तो विलियन का वाष्प दाब आ गया, विलियन का वाष्प दाब आ गया। अब ये सॉल्वेंट का भी है और सॉल्यूशन का भी है। क्यों? क्योंकि भैया इसकी क्यों? क्योंकि अवाष्पशील ठोस मिलाया है अपन ने। अवाष्पशील कैसा ठोस मिलाया है? अवाष्पशील ठोस मिलाया है। और जो अवाष्पशील ठोस होता है उसका कोई वाष्प दाब थोड़ी होता है, नहीं होता, नहीं होता। उसकी तो वाष्प भी नहीं बनती, उसकी तो वाष्प भी नहीं बनती, तो उसका तो प्रारंभिक वाष्प दाब ही जीरो है, उसका वाष्प दाब तो जीरो है, तो उसके लिए जीरो होगा। तो यहाँ पर पी ए बराबर PA0 XA ये जीरो है टोटल। तो ये PB0 के बारे में बात हो रही है, PB वाले के बारे में सिर्फ। तो यही अब यहाँ पर जो PB है वो ही है P टोटल, समझ गए? क्योंकि जो जो विलायक है वही तो वाष्प कर रहा है बस। तो अब देखो, अब वाष्प दाब में कमी तो आई है, अपन को पता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ अपन को पता है, PA तो है ही नहीं, PA तो है ही नहीं, PA तो जीरो है, जीरो है PA तो ये तो बनेगा ही नहीं। ये होगा X सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट विलायक का 1 होगा, इधर X सॉल्वेंट जीरो होगा, है ना। और तो ये P0 होगा, और ये इधर जाएगी लाइन, ये PS बनाएगा, ये PS भी है, और ये P सॉल्वेंट भी है, और ये P टोटल भी है, और ये क्या है? P0 X सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी है। यही ग्राफ बनेगा इसका बस। ये बनेगा क्या? ये वाली लाइन तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो है ही नहीं, वो तो अवाष्पशील है। अब देखो वाष्प दाब में क्या हुआ है, वाष्प दाब में कमी तो हुई है, अपन को पता है कि वाष्प दाब में कमी हुई है, क्योंकि भाई उसका तो वाष्प दाब है ही नहीं, अवाष्पशील ठोस का। अब अवाष्पशील वाष्प दाब में कमी हुई है, तो वाष्प दाब में कमी को कैसे निकालते हैं अपन, उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो अपन को पता है कि X सॉल्वेंट प्लस X सॉल्यूट बराबर 1 होता है, अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब अपन को पता है कि जो X सॉल्वेंट निकालते हैं अपन यहाँ से, X सॉल्वेंट यानी विलायक की मोल विन्य निकालते हैं, वो हो जाएगी 1 माइनस X सॉल्यूट, हो गई, है ना। X सॉल्यूट हो गई, 1 माइनस X सॉल्यूट हो गई, है ना। 1 माइनस X सॉल्यूट हो गई। और अपन को पता है कि P टोटल, यहाँ पर P टोटल है, जो क्या आ रहा है? P टोटल लिख दो, या इसे PS लिखते हैं, सर ने PS लिख रखा है हमेशा। और ये PS है, जो क्या है? P0 X सॉल्वेंट है। अपन ने यहाँ देख लिया, इसकी जगह इसको रख देते हैं, तो PS बराबर क्या आ रहा है?
पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट आ जाएगा, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट आ जाएगा। इसको यहाँ करते हैं अपन। अब देखो पी एस बराबर क्या आ रहा है, पी नॉट माइनस पी नॉट, ये नॉट ऊपर आएगा, मैं हमेशा नीचे लगा देता हूँ, एक्स सॉल्यूट, पी नॉट एक्स सॉल्यूट। अब ये जो पी एस है वो आ गया एक्स सॉल्यूट के हिसाब से, आ गया ना। अब देखो अब देखो ये पी नॉट है ना। अब अपन थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो इस पी नॉट स्पीशीज को अलग ले रहे हैं, पी नॉट एक्स सॉल्यूट, इधर माइनस का है, ये माइनस का है इधर, तो इधर क्या प्लस का हो गया। और इधर क्या बच रहा है, पी नॉट, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पी एस। ये क्या है, देखो देखो ये क्या है, ये प्रारंभिक, ये वाष्प प्रारंभिक यानी शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है ना। और ये क्या है, ये अवाष्पशील ठोस में मिला दिया उसके बाद वाष्प दाब है। और ये विलायक का भी वाष्प दाब है और ये विलयन का भी वाष्प दाब है, दोनों ही है ये, है ना। और अब यहाँ से अपन देखें कि जो एक्स सॉल्यूट है वो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, है ना, अपॉन पी नॉट, ऐसे आ सकता है नहीं, ये वाला फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं ना, आ गया। तो अब देखते हैं ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस, ये कमी है, ये इतनी कमी हुई है, पी नॉट से पी एस गया, इतनी कमी हुई है। ये क्या है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी या अवनमन, ये वाष्प दाब में अवनमन है। लेकिन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये क्या है, ये एल वी पी, ये एल वी पी कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, है ना। और ये क्या है, ये वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन है, ये है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अब मैंने इसे सापेक्षिक अवनमन क्यों कहा, क्योंकि ये पी नॉट के सापेक्ष है। कैसे, मान लो अपने पास 10 स्केलें हैं, 10 नंबर है कोई चीज़ का, 10 है ना। अगर ये देखे जाए तो अब अगर इसे किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, किसी के सापेक्ष नहीं ले रहे हैं, तो ये 10 ही है। लेकिन अगर इसे 0 के सापेक्ष देखे जाए तो ये कितने गुना जाता है, 10 गुना। कैसे, बट भाग दे दो 0 के तो कितना आ गया, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये देखा जाए 100 के सापेक्ष देखा जाए, इसे 100 का भाग दे दो, मतलब ये 1/10 गुना है, मतलब इतना कम है। तो जो सापेक्ष बदल रहा है वैसे ही इसकी गुणता बदल रही है, कितना कम है ये बदल रहा है। तो ऐसे ही सापेक्ष जब भी लेते हैं, जिसके सापेक्ष लेना है, अपन सापेक्षिक त्रुटि भी पढ़ते हैं। त्रुटि उसमें क्या होता है कि डेल्टा पी बाई पी, यानी डेल्टा पी में अंतर, यही तो है, डेल्टा ए बाई ए, और परसेंटेज सापेक्षिक त्रुटि प्रतिशत में निकालनी है, इन 200 से कर देते थे। यही तो थी सापेक्षिक त्रुटि, मतलब अंतर बटे किसके सापेक्ष ले रहे हैं, ए के सापेक्ष, ये सापेक्षिक, तो इनका अंतर बटे पी नॉट के सापेक्ष, यही तो है सापेक्षिक अवनमन। और ऐसे ही सापेक्षिक त्रुटि निकालते थे। तो ये वास्तव में सापेक्षिक अवनमन भी अपन ने देख लिया। अब देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपन इसको, है ना, थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो अपन ने क्या देखा, पी एस है जो बराबर है पी नॉट एक्स सॉल्वेंट के, ये शुरुआत में अपन निकाल चुके हैं, है ना। और अपन क्या क्या निकाल चुके हैं, अपन निकाल चुके हैं कि एक्स सॉल्यूट बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, ये निकाल चुके हैं, ये भी अपन निकाल चुके हैं, ये भी अपन निकाल चुके हैं सापेक्षिक अवनमन, है ना। ये वाष्प दाब निकाल चुके हैं अपन विलयन का। तो अब देखो यहाँ से एक्स सॉल्वेंट अपन देखें, सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट बराबर क्या है, पी एस अपन पी नॉट, है ना, यहाँ से पी एस अपन पी नॉट है ना। अब एक्स सॉल्वेंट को अगर अपन देखें तो ये क्या है भाई, एक्स सॉल्वेंट है जो क्या है, देखो एक्स सॉल्वेंट भी है अपने पास, एक्स सॉल्यूट भी है अपने पास, इन दोनों का अनुपात निकाल लें, मोल
मोल भिन्न अनुपात भी तो होता है, पिछली बार भी तो निकाला था अपन ने मोल भिन्न अनुपात, ऐसे भी अब इसमें निकालना है। एक्स सॉल्यूट है ना, एक्स सॉल्यूट बटे एक्स सॉल्वेंट है ना, बराबर निकालते हैं कि ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये इसको उल्टा करके दो, पी नॉट बटे पी एस, इसको इससे काट दो। मोल भिन्न अनुपात क्या आ रहा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है क्या, एक्स सॉल्यूट बटे एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है। इससे ही क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर क्यों, वो अपन देखते हैं। इससे ही क्या होते हैं क्वेश्चंस। अब देखो ये क्या है, मोल भिन्न अनुपात, और अपन को पता है मोल भिन्न अनुपात और मोल अनुपात दोनों बराबर होते हैं, तो अपन यहाँ भी लिख सकते हैं एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। दोनों के मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, सॉल्यूट के मोल दे रखे हैं, विलय के मोल दे रखे हैं, विलायक के मोल दे रखे हैं, है ना। और विलायक का आंशिक वाष्प दाब दे रखा है, किसका, विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब दे रखा है, तो अपन ये नहीं निकाल सकते। अगर ये दे रखा है तो ये नहीं निकाल सकते, ये दे रखा है तो ये नहीं निकाल सकते हैं। और इससे ही बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मोस्टली यूज होता है, ये यूज होगा क्वेश्चंस में, इसको याद करना है। चलो अब देखो, अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अब देखो लिक्विड सॉलिड सिस्टम में अपन ने क्या क्या देखा है। पहली बात तो हमने देखा है पी एस इजिकल टू है पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, ये एक फॉर्मूला देखा है। एक देखा है अपन ने कि एक्स सॉल्वेंट इजिकल टू पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट वाला, एक्स सॉल्यूट इजिकल टू देखा है अपन ने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाला। अपन ने एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट बराबर देखा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस वाला। ये फॉर्मूला देखे हैं 4, और यही अपन को याद करने हैं, है ना। अब देखो, वाष्प दाब की कभी कभी पूछ लेता है कि वाष्प दाब की मोललता पर निर्भरता का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला पूछ लेता है। और पूछा भी है नीट में एक बार क्वेश्चन कि वाष्प दाब है ना, और मोललता में संबंध पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछ रहा है, संबंध, है ना। अब इसमें संबंध, मोललता क्या होती है, ये मोलरता नहीं है, पहली बात तो मोललता है। और मोललता क्या होती है, मोललता होती है भार बटे विलेय का भार, नहीं पता, बटे विलायक का भार इंटू 1000 अगर ग्राम में लेता हूँ, है ना। यानी 1 kg विलायक में 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोल हैं ये, विलेय के मोल परिभाषा से याद रहता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता है। यानी 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम जल में, विलायक अपन ज़्यादातर जल लेते हैं, तो जल में उपस्थित विलेय के मोल, उसकी मोललता कहलाती है। तो अब अपन को मोललता निकालनी है। अपने पास देखो फॉर्मूला क्या है, अपने पास है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, ये वाला फॉर्मूला है अपने पास। एन सॉल्यूट तो है, विलेय के मोल तो हैं अपने पास, पर विलायक का भार नहीं है। लेकिन एन सॉल्वेंट तो है, और एन बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है ना, मोल से।
इसलिए तो मोल पढ़ते हैं पहले, ये चैप्टर आसान हो जाए। पी एस अपॉन पी एस बराबर एन, ये तो सॉल्यूट है। अब यहाँ पर एन सॉल्वेंट की जगह भार, अब डब्लू किसका लेंगे, ये विलायक का, तो सॉल्वेंट कर देते हैं। सॉल्वेंट, अभी ये नीचे आएगा, डब्लू के नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, इनटू ऊपर पहुँचा दो नीचे वाले को, तो एम सॉल्वेंट है ना। अब इसको अगर दोनों को 1000 से ग्राम में ले रखा है और दोनों को 1000 से ग्राम कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू एम सॉल्वेंट बटे डब्लू सॉल्वेंट। यही तो मोललता है एम, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर ये क्या है, मोललता डॉट एम, और ये किसका है, सॉल्वेंट का। याद रखना है, याद क्या रखना है यार, संबंध निकालना है, निकाल दो बस इसको चेंज करके, याद कुछ नहीं रखना है, करना है बस। ये संबंध है मोललता और वाष्प दाब में, ठीक है। और वो 1000 भूल गए अपन, 1000 भी तो है भाई, 1000 भी तो है, इसे कौन याद रखेगा बेचारा। ये क्या है, विलायक का भार, ये क्या है, विलायक का अणुभार, क्या है, अणुभार, ठीक है। अपने पास देखो क्या है, अपने पास ये फॉर्मूला है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, दोबारा लेते हैं इस बेचारे को। अपने पास है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एक्स सॉल्यूट बटे एक्स सॉल्वेंट बराबर एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, है ना ये वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा देखते हैं, तो अपन देखते हैं यदि विलयन अतितनु है, मतलब विलयन अतितनु है। अब विलयन तनु है, इसका मतलब क्या है, मतलब विलयन तनु है अपने पास, है ना। विलयन क्या है अपने पास, तनु मतलब विलयन में विलायक ज़्यादा है, विलय बहुत कम है, तो विलायक ज़्यादा है तो विलायक के मोल हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, सही बात है। तो एन सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है, एन सॉल्यूट से बात कर रहे हैं अति तनु विलयन। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, अपन विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपन साम्य अवस्था वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, है ना। अपन बहुत से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन तनु और अति तनु में अंतर होता है। तनु विलयन होता है ना, वो वो होता है लगभग 10⁵ से, मतलब 10⁵ नहीं 4, लगभग 4 से 10⁴ 5 3, है ना 2। इसमें अगर देखो, इसमें अगर 10⁴ में एक सॉल्यूट है, एक विलय का कण है, तो ये तनु विलयन होगा। लेकिन 10⁷ 6 7 8 पहुंच जाए कि 10⁷ विलायक में एक विलय का कण, तो ये हो जाता है अतितनु। और 10⁷, ऐसे ही अपन को पता लगता है कि सांद्रता दे रखी है 10⁷, मतलब भाई सांद्रता है ही नहीं, विलय पानी पानी है, बहुत कम है, तो 10⁷ है ना, इससे पता चल जाता है ना। तो अति तनु विलयन होता है ना, उनमें हमेशा अपन को अप्रोक्सीमेट लेना है। क्या होगा, अब देखो एक्स 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 क्या यार, है ना, ये वाला फॉर्मूला है ना। और एक अपने पास फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर होता है एक्स सॉल्यूट, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अपन देखते हैं कि क्या होता है कि एक्स सॉल्यूट बराबर क्या होता है। पहली बात तो एक्स सॉल्यूट बराबर होता है एन सॉल्यूट बटे एन टोटल होता है ना। एन टोटल में क्या होता है, एन ए प्लस एन बी, मतलब एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। और देखते हैं कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तो इतना है और एक है, तो ये बराबर इतना ही होगा, 3 2 5 इसको जोड़ना ना जोड़ना बराबर है, कोई मतलब है नहीं, है ना।
तो एक मतलब एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट बराबर एन सॉल्वेंट ही होगा ना। मतलब एन टोटल को अपन लिख सकते हैं एन बी मतलब सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है, मतलब एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट बराबर एन टोटल बराबर एन सॉल्वेंट लिख सकते हैं। एन सॉल्वेंट लिख सकते हैं अति तनु विलयन के लिए। किसके लिए? अति तनु विलयन के लिए। अति तनु विलयन के लिए लिख सकते हैं, तो इसको एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट कर सकते हैं अति तनु विलयन के लिए। तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन? एन सॉल्यूट। अब एन टोटल आना चाहिए था, लेकिन अति तनु विलयन है तो एन सॉल्वेंट कर सकते हैं अपन, एन सॉल्वेंट। तो ये एक अलग फॉर्मूला बन गया। मतलब एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, लेकिन अंतर यहाँ आ रहा है पी एस और पी नॉट का। और देखो अपन को पता है कि जो वाष्पशील ठोस मिलाते हैं, जब पी नॉट है, पी नॉट ऊपर है यार, देखो ये याद रख लेना, पी नॉट में ऊपर होता है, मैं हमेशा नीचे लगा देता हूँ, है ना। जो पी नॉट है वो ज़्यादा होता है पी एस से, अति तनु वो उसके लिए अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं तो पी नॉट ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। अब ये क्या है? ये पी एस है, मतलब ये कम है, ये कम है, तो ये इसको कम 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 भाग देगा, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये कम है तो ये टोटल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा है तो ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू 760 आएगी तो ये वाली वैल्यू आएगी 730, ऐसे कम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होगा, होगा तो कम ही, क्योंकि परसेंटेज भी तो कम गिर रहा है, 10-20% का ही तो अंतर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपन को अगर अति तनु विलयन दे रखा है तब भी अपन ये लगा सकते हैं फॉर्मूला ये वाला, लेकिन हकीकत में सही ये होगा, अति तनु विलयन के लिए ये वाला फॉर्मूला पी नॉट वाला लगाना होगा अपन को। ये याद रखना, पी नॉट और पी एस ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। और क्यों आया है? क्योंकि एक्स सैल्यूट बराबर है, मैंने तरीका बता दिया कैसे आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे ना, जब ये याद रखना कि अति तनु विलयन और तनु विलयन या सांद्र विलयन, इन दोनों में अंतर है, अति तनु और तनु में। अति तनु विलयन ले लिया ना अपन ने, मतलब तनु डायरेक्ट सीधी बात है, विलयन कह रहा है तो ये लगाना है, तनु का नाम ले दिया ना उसने, तनु अति तनु, तो यही लगाना है अपन को, है ना। देखो अब ये तो हो गया राउल्ट के नियम का पार्ट, मतलब यहाँ ना इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 2-3 पार्ट हैं इसके, है ना, मेनली तो 2 ही हैं, है ना। एक अनुसंख्यक गुणधर्म और रह रहा है बड़ा, यहाँ पर इसका राउल्ट नियम कंप्लीट हो जाता है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, है ना, थोड़ा सा ये और समझा देता हूँ। देखो मैं इसको कॉफ़ी से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं है, याद करने वाला सिस्टम है। देखो कॉफ़ी आ ही नहीं रही इसमें, आ जा भाई यार, ये तो आ ही नहीं रही। देखो मैं बताता हूँ आदर्श विलयन, चलो इसको मैं ना बाद में ही बता दूंगा। चलो तो ये राउल्ट का नियम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कर लें वही बहुत है।